नहीं दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के बारे में। यह अपना 10वां लेक्चर है जो कि कौन से टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है राज्य वित्त विकास के जो अन्य संसाधन है उनसे। ठीक है, राज्य फाइनेंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो रिसोर्स है उनसे जुड़ा हुआ यह चैप्टर है। तो अपन देखते हैं वित्त और विकास के बारे में। दोस्तों, इकोनॉमी सर्वे में वित्त और विकास को दो भागों में बांटा गया है। एक तो राजकोषीय क्षेत्र के बारे में और एक जो बाह्य सहायतित परियोजना है राजस्थान सरकार में उनके बारे में। राजस्थान में टोटल जो बाह्य सहायता से प्राप्त योजनाएं हैं वो लगभग 13 योजनाएं हैं। ठीक है, कितनी योजनाएं हैं? 13 योजनाएं हैं। दोस्तों, इन 13 योजनाओं में राजस्थान को जो विभिन्न देश हैं उनकी जो संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनसे इनको सहायता मिल रही है। राजकोषीय क्षेत्र को राजस्थान में दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्रबंधन में, एक देनदारियों के रूप में। दोस्तों, राजकोषीय प्रबंधन में अपन को प्राप्ति आ जाती है, व्यय आ जाता है और घाटा आ जाता है। मतलब राजकोषीय प्राप्ति क्या है सरकार की, राजकोषीय व्यय कितना है, खर्चा कितना है और घाटा क्या कुछ हुआ। ठीक है, तो दोस्तों सरकार की प्राप्ति का मतलब है ये है कि राजस्थान को जो प्राप्त होने वाली आय है वो कहाँ से आती है। जो राजकोषीय आय है वो दो जगहों से प्राप्त होती है, एक तो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और एक राजस्व प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में गाइस वो चीजें आ जाती हैं जैसे परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से रिलेटेड जो क्षेत्र है वो। राजस्व प्राप्तियों में जैसे कि टैक्स हो गया, नॉन टैक्स की चीजें होती हैं वो आती हैं। फिर सरकार का आ जाता है राजकोषीय व्यय। राजकोषीय व्यय में जो खर्चा होता है राजस्व खर्चा होता है, वो एक पूंजीगत खर्चा होता है। पूंजीगत खर्चे में सरकार है जो जैसे कि कोई परियोजना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है या किसी स्कूल का निर्माण करवाना है तो वो इसमें आ जाती है। वहीं एक राजस्व व्यय होता है। फिर सरकार का घाटा आ जाता है। एक राजस्व घाटा होता है और एक राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है गाइस, अब अपन चर्चा करेंगे सरकार की आय और प्राप्ति के बारे में। गाइस, सरकार को दो तरीके से आय की प्राप्ति होती है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है ये कहने का मतलब है, एक तो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और एक होती है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों में टैक्स आता है, कर आता है, जैसे कि आय टैक्स हो गया, जो इनकम टैक्स होता है वो हो गया, और एक गैर कर होता है। ठीक है भाई, पूंजीगत प्राप्तियों में पब्लिक फाइनेंस जो लोक ऋण है वो सबसे ज्यादा योगदान रखता है। दोस्तों, सरकार का राजस्व कर है वो सर्वाधिक सरकार को कहाँ से प्राप्त होता है। कुल प्राप्तियों के बारे में बात करें तो कुल प्राप्तियों का मतलब होता है सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, साथ ही जो गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां हैं इन दोनों को घटाने के बाद में सरकार की जो जो भी पैसे वगैरह आते हैं वो सरकार की कुल प्राप्तियां होती हैं। राजस्व प्राप्ति के क्रम के बारे में बात करें तो सरकार को सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है वो स्वयं के टैक्स से मिलता है। सरकार स्वयं जो कर लगाती है वहां से मिलता है। दूसरे नंबर पर केंद्रीय सरकार की सहायता मिलती है। जो अपना वित्त आयोग है, जैसे कि अपना 15वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को पैसा प्रोवाइड करवाती है। फिर कहीं से ग्रांट मिल जाती है, अनुदान मिल जाता है। साथ ही जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो उसके जरिए सरकार को पैसे की प्राप्ति होती है। स्वयं के टैक्स है, ऑन टैक्सेस है, उनमें आ जाता है जीएसटी, सेल टैक्स हो गया, एक्सरसाइज स्टेट एक्सरसाइज होगी, टैक्स ऑन व्हीकल हो गया। ठीक है, ये आ जाते हैं स्वयं के कर राजस्व में। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं सरकार खर्चा कहाँ पर करती है। तो दोस्तों, सरकार दो प्रकार से खर्चा करती है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, और एक है उधार और अग्रिम के रूप में। मतलब सरकार किसी को उधार दे देती है, जैसे सरकार के पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से सरकार ने किसी को उधार दे दिए, सॉरी 100 रुपए में से 10 रुपए मान लो, 10 रुपए सरकार ने किसी को उधार दे दिए, और 80 रुपए हैं वो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां हैं, और 10 रुपए हैं वो राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, ये हो गया 100 रुपए का बंटवारा, सरकार के पास पैसे कहाँ से है। राजस्व प्राप्तियों में गाइस सरकार के पास, सॉरी राजस्व व्यय की बात हो रही है, यहाँ पर खर्चे की बात हो रही है। तो राजस्व रेवेन्यू खर्चे में सरकार है वो सामाजिक सेवाओं पर, सामान्य सेवाओं पर, आर्थिक सेवाओं पर खर्चा करती है। सबसे ज्यादा सरकार खर्चा करती है सामाजिक जो सोशल सर्विसेज है उन पर, लगभग 39.81%, मतलब 40% के आसपास।
सामाजिक सेवाओं में भी सबसे ज्यादा खर्च होता है वेतन और जो मजदूरी है, जो सरकार के जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको वेतन देने में, मजदूरी देने में सरकार का सर्वाधिक खर्च होता है। फिर सामान्य सेवाओं में 31.74%, लगभग 32% के पास खर्चा होता है। और आर्थिक सेवाओं में 28.45% के आसपास सरकार का खर्चा होता है। ठीक है। इसके अलावा सरकार की स्कीम वार बजट खर्चे के बारे में बात करें तो सरकार है वो सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं में 52.65% खर्चा करती है। रूरल डेवलपमेंट में सब 10.79%, ऊर्जा में 13.67, कृषि में 5.74%, परिवहन में 6.10% और उद्योग और खनिज में सरकार 1.12% रुपए का खर्चा करती है। ठीक है। गाइस ध्यान रखना, इनका क्रम अनुसार पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस में लगाइए कि सरकार सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ करती है और सबसे कम खर्चा सरकार कहाँ करती है। ठीक है। फिर अपन सरकार का जो ट्रेंड चला रहा है कि सरकार का जो खर्चे, प्राप्ति, व्यय जो भी है उनके बारे में देखते हैं। आय और प्राप्ति के बारे में देखिए तो सरकार की जो राजस्व प्राप्ति है गाइस उनमें 6.2% की वृद्धि देखी गई है। कितनी? 6.02% की वृद्धि देखी गई है राजस्व प्राप्तियों में। स्वयं के कर राजस्व में भी गाइस वृद्धि हुई है, वो भी 16.76% की। जो वाहन टैक्स लगाया जाता है उसमें 28.77% की वृद्धि देखी गई है। और SGST में गाइस 12.87% की आप वृद्धि देख सकते हैं। SGST में मुद्रांक पंजीयन आ जाता है, विद्युत शुल्क आ जाता है, वाहन कर, बिक्री कर, जो राज्य आबकारी टैक्स है वो सभी इसी के अंदर इंक्लूड है। वही सरकार के खर्चे की बात करें तो 78.41% सरकार का है वो राजस्व प्राप्तियों से व्यय होता है। शेष राशि पूंजीगत प्राप्तियों और ऋण से पूरित होती है। योजनाओं और पूंजीगत व्यय की बात करें, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है योजनाओं पर सरकार के द्वारा किया गया व्यय, वो है 1,42,261 करोड़ रुपए। ठीक है। वही वेतन और मजदूरी पर सरकार का कुल व्यय है वो 35.06% है, जिसमें वेतन और भुगतान जो ब्याज होता है उसको छोड़कर ये कितना है? 35.06%। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो टोटल योजनाओं पर व्यय में जो वृद्धि की गई है वो 2.89% की है। ठीक है, लगभग 3% की आप कह सकते हैं। अब जानेंगे सरकार के घाटे के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आता है सरकार का घाटा है वो दो प्रकार का होता है। एक तो राजस्व घाटा हो गया, एक राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटे को निकालने के लिए सरकार की जो राजस्व आय है उसमें से राजस्व व्यय को घटा दिया जाता है। ठीक है, प्राप्ति होती है राजस्व घाटे की। वही राजकोषीय घाटे में सरकार का कुल खर्चा है उसको कुल आय में से घटा दिया जाता है तो निकल कर आता है राजकोषीय घाटा। तो राजस्व घाटा है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है, सरकार का व्यय कितना है और आय कितनी है। व्यय में सरकार की राजस्व और पूंजीगत व्यय होती है, आय में सरकार की राजस्व और पूंजीगत आय होती है। सरकार के राजस्व घाटे की बात करें तो जो अपना FRBM एक्ट है 2013, उसके अनुसार सरकार का टारगेट है कि राजस्व घाटा है वो 0% होना चाहिए, राजकोषीय घाटा है वो 3% और सरकार की देनदारियां है वो 34% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सरकार का इकोनॉमी सर्वे है राजस्थान का वो 2023-24 कहता है कि जो राजस्व घाटा है वो 36,491 करोड़ रुपए है। ठीक है, कितना? 36,491 करोड़ रुपए। और इसमें बजट अनुमान लगाया गया है 25,758 करोड़ रुपए, मतलब 1.45% की इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। फिर राजकोष से जो अपना घाटा है वो 3% होना चाहिए। इकोनॉमी सर्वे के अनुसार ये है 51,029 करोड़ रुपए, जो कि GDP का 3.76% है। कितना है पूछ लिया जाता है? 3.76% है। और कितना है? 51,029 करोड़ रुपए। वहीं बजट अनुमान के अनुसार 70,009 रुपए होना चाहिए, जो कि GSDP का 3.93% होना चाहिए। सरकार की देनदारियां है वो FRBM एक्ट के हिसाब से 34% होनी चाहिए, जो कि वर्तमान में है 5,05,574 करोड़ रुपए, जो कि GDP का 37.23% है। ठीक है। प्राथमिक घाटा है सरकार का वो 20,442 करोड़ रुपए है। ठीक है।
कितना प्राथमिक घाटा है? राज्य प्राथमिक घाटा 20,427 करोड़ रुपए। दोस्तों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अपना जीएसडीपी है, तो राजकोषीय घाटे का 3.96% है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। सरकार की देनदारियों के बारे में बात करें तो सरकार की सबसे ज्यादा देनदारियां हैं वो आंतरिक ऋण में चली जाती हैं, फिर राज्य बीमा निधि में, फिर आरक्षित निधि जमा में, और सबसे लास्ट में केंद्र सरकार से जो ऋण लिए जाते हैं उनमें चली जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आ जाती है जो बाह्य सहायता योजना है सरकार की, उनके बारे में देखा जाए। गाइस, सरकार की बाह्य सहायता योजना 13 है जो कि पीपीपी मॉडल पर संचालित की जा रही है। सबसे पहली योजना है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह योजना है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, जो कि नवंबर 2015 में शुरू हुई थी और मार्च 2023 में पूरी हो जाएगी। इसमें टोंक, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति और जो सीवरेज का कार्य है उसमें सुधार के लिए इसे शुरू किया गया था। वही राजस्थान मध्य नगरीय क्षेत्रीय विकास परियोजना ट्रेंच 1 और ट्रेंच 2 है, वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से शुरू की गई थी। जो जनवरी इसमें जो ट्रेंच 1 है, जो पहली परियोजना है वो जनवरी 2020 से शुरू होकर नवंबर 2023 में पूरी हो गई, और दूसरी है वो अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी और मई 2023 तक चली है। इसकी पहली परियोजना में 14 शहरों में और दूसरी में 16 शहरों में जो जलापूर्ति और सीवरेज है उसमें सुधार करने का कार्य किया गया है। फिर आता है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना है, उसकी जो दूसरी परियोजना है वो, और सेकंड परियोजना है और थर्ड परियोजना है वो एडीबी के सहयोग से शुरू की गई है। सेकंड है गाइस वो दिसंबर 2019 से सितंबर 2024 तक चलेगी, और जो थर्ड परियोजना है वो दिसंबर 2022 से सितंबर 2026 तक चलेगी। इसमें जो सेकंड परियोजना है गाइस उसकी लंबाई 980 किलोमीटर है और पहले की 784 किलोमीटर। दोस्तों, इसमें सड़क पुनर्वास, सड़क सुरक्षा, संचालन और रखरखाव का ध्यान रखा जाता है। जयपुर मेट्रो का विकास है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से किया जा रहा है। राजस्थान वानिकी जैव विविधता फेज 2 की बात करें तो ये जायका है जो कि जापान की एक महत्वपूर्ण कंपनी है, उसके सहयोग से चलाई जा रही है, जो कि अप्रैल 2023 से शुरू हुई है और मार्च 2028 तक चलेगी। इसमें पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं वहां पर प्राकृतिक वनों की रक्षा करना, उसका विकास करना और संरक्षण करना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आ जाती है अपनी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका योजना। दोस्तों, यह योजना जायका के सहयोग से शुरू की गई है, जो कि 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2028 तक चलेगी। ये 27 जिलों के 137 सिंचाई परियोजना का पुनर्वास करना, उनका जीर्णोद्धार करना, जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, कृषि उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना योजना है, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से शुरू की गई थी, जो कि मार्च 2018 से शुरू की गई और फरवरी 2025 तक चलेगी। इसका वित्त पोषण है गाइस वो 70% न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा और 30% राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिलों को इसका लाभ मिलेगा। फिर आती है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, जो कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है, ये 2 परियोजनाएं थी, पहली है दिसंबर 2019 से और सितंबर 2024 तक थी। सेकंड फेज है वो दिसंबर 2022 से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें तकनीकी और जल प्रबंधन पर ध्यान देना है तथा 17 क्लस्टर का कार्य इसमें किया जाना है। फिर बांध पुनर्वास सुधार परियोजना की बात करें तो जो अपना वर्ल्ड बैंक है, साथ ही जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, उसके द्वारा इन दोनों ने मिलकर इस परियोजना में सहयोग किया है। साथ ही इसमें राज्य की भी भागीदारी है। ठीक है, 70-30 का इसमें अनुपात है। यह अक्टूबर 2021 से शुरू की गई थी और मार्च 2027 तक चलेगी। इसमें गाय 36 बांधों का निर्माण, पुनर्निर्माण उसका करवाया जाएगा, उन बांधों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी सुरक्षा प्रबंधन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।
राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम फेज 2 है, वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा कार्यक्रम है। नेक्स्ट योजना है अपनी राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण। दोस्तों यह योजना है वो विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है, वर्ल्ड बैंक उसके द्वारा, जो कि जुलाई 2018 को शुरू की गई थी और सितंबर 2024 तक चलेगी। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना तथा व्यय और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना है। फिर आता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत राज्य विद्युत प्रसारण तंत्र। दोस्तों जो जर्मन की कंपनी है KWF उसके द्वारा इस योजना का वित्तीय पोषण किया जा रहा है। इसे नवंबर 2022 में शुरू किया गया था और अक्टूबर 2026 तक चलने वाली यह योजना। इसमें जो वित्तीय सहायता दी जा रही है वो त्रिस्तरीय है। जर्मन कंपनी KWF के द्वारा 47 रुपए, केंद्र के द्वारा 33 और राज्य के द्वारा 20 रुपए का इसमें वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ये अनुपात है 47, 33 और 20 का। दोस्तों यह योजना हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ आदि में जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो बिजली है आदि के निकासी के लिए जो ट्रांसमिशन योजना है उसका प्रारंभ यहाँ पर किया गया है। फिर आ जाती है राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसार निवेश कार्यक्रम। ये कार्यक्रम है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें 40% नेशनल क्लीन एनर्जी कोर्स के अनुदान की बात की गई है। फिर आता है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निवारण परियोजना फेज 2। दोस्तों यह जापानी कंपनी जायका की सहायता से शुरू की गई है, जिसे जुलाई 2021 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2027 तक यह पूरी हुई। यह झुंझुनू बाड़मेर जिले में जल शोधन प्लांट और जल आपूर्ति सुविधाओं का निर्माण करने के लिए शुरू की गई है। अपन चर्चा करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बारे में। दोस्तों राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए आदि के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं, जिसमें संस्थागत उपाय, संयुक्त उपक्रम, परियोजना विकास कोष, वायबिलिटी गेट फंडिंग और अन्य महत्वपूर्ण उपाय भी सरकार ने किए हैं। अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले सरकार के द्वारा किए गए संस्थागत उपायों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर इसके संस्थागत उपाय को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। संबंधित एजेंसी और विभाग जो कि इससे जुड़े हुए हैं। PPP सेल हो गया, जो पब्लिक प्राइवेट जो निजी सहभागिता के जो प्रोजेक्ट है उनके लिए यह नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2007-8 में की गई थी और यह अपने आयोजन विभाग के अधीन आती है। फिर आती है अनुमोदन समितियां। अनुमोदन समितियों के बारे में बात की जाए तो पहली अनुमोदन समिति है काउंसिल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CID। दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं अपने मुख्यमंत्री। ध्यान रखना इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, CM होते हैं। जो 500 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट होते हैं इनके लिए यह परियोजना लाई गई है। यह महत्वपूर्ण समिति है। ये PPP परियोजनाओं के जो नीतिगत संबंधी निर्णय हैं उनके लिए काम करती है। फिर आती है एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोस्तों इस अनुमोदन समिति का अध्यक्ष होता अपना मुख्य सचिव। जो CID से जुड़े हुए कार्य हैं उनके सुचारू संचालन के लिए यह बनी है। तीसरी समिति आती है एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट्स। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। जो रोड परियोजनाएं होती हैं आदि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण है। तो इस चैलेंज प्रस्ताव के लिए स्टेट एम्पावर्ड कमेटी है। इसके अध्यक्ष भी मुख्य सचिव होते हैं, जो कि ध्यान रखना ये अपने जो आयोजन विभाग है इसके अंतर्गत काम करती है। अब अपन चर्चा करेंगे सरकार के संयुक्त उपक्रम के बारे में, जो कि PPP मॉडल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, जिसे पीड कोर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1997 को की गई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके विकास के लिए। फिर आता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, रीडकोर। यह बना था 2004 में, जो कि राज्य में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेल सौर कंपनी ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान है, यह बना था 2014 में। दोस्तों ये अपने जैसलमेर जोधपुर में जो सोलर पार्क स्थित है
वहाँ के विकास के लिए बना है। राजस्थान सरकार का जो निजी सहभागिता क्षेत्र का ये एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के बारे में बात की जाए तो यह 2014 में इसका गठन किया गया था। जो अपना बड़ला क्षेत्र है, बदला क्षेत्र है सौर ऊर्जा पार्क का जोधपुर में, वहां पर 1000 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा है उसके निर्माण के लिए, उसके उत्पादन के लिए इस लिमिटेड का गठन किया गया है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फॉर राजस्थान लिमिटेड की बात करें तो ये 2015 में बना था, जो कि जैसलमेर और बडला क्षेत्र जोधपुर में 2000 मेगावाट के जो सौर पार्क है उनको विकसित करेगा। साथ ही राजस्थान सरकार और निजी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संयुक्त उपक्रम है। ठीक है गाइस, अब अपन चर्चा करेंगे परियोजना विकास कोष के बारे में। दोस्तों, इस परियोजना विकास कोष का गठन है, पहले तो ध्यान रखना कब किया गया था, 2003 में, जो कि लगभग 5 वर्षों के लिए यह गठित किया गया था। फिर राजस्थान अवसंरचना परियोजना विकास निधि के बारे में बात की जाए तो दोस्तों नवंबर 2022 में जो मौजूदा अपनी जो IIPD को पुनर्गठित किया गया और इसे एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में परिवर्तित किया गया। इसके कुल परिव्यय की बात करें तो लगभग 150 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यह योजना 3 वर्ष के लिए चलाई गई है, 2022-23 से 2024-25 तक। इसके वित्त पोषण की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत परियोजना प्रयोजक प्राधिकारी होता है को उसको PPP परियोजनाओं के तहत वित्त पोषण किया जाता है। इसके लिए एकल प्रस्तावों के लिए गाइस लगभग 5 करोड़ रुपए तक और अन्यों के लिए 5 करोड़ रुपए तक की इसमें वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो परियोजना प्राधिकारी प्रयोजक प्राधिकारी है उसके द्वारा स्वयं वहन किया जा सकता है। आ जाती है वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना। दोस्तों, इसे 2007 में गठित किया गया था, जो कि सामाजिक क्षेत्र में PPP परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। इसकी 2 उपयोजना है। पहली है वो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है, जो कि 100% परिचालन लागत से शुरू की गई है। वही दूसरी है वो केवल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें 50% परिचालन लागत से शुरू की गई है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं जो अपनी ये लास्ट स्लाइड है, सड़क विकास नीति के बारे में। दोस्तों, सड़क विकास नीति है राजस्थान में अभी तक 2 ही आई है, एक तो 1994 में आई थी और एक 2013 में आई थी। इन दोनों नीतियों के तहत बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जो सड़क निर्माण के लिए जो बिल ऑपरेटर ट्रांसफर है BOT, उसकी सहायता ली जाती है। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि एक्ट है वो 2004 में आया था, जो कि गाइस लागू हुआ था 10 अगस्त 2004 को। इसके अंतर्गत पेट्रोल डीजल पर जो 1% कर या जो सेस लगता है वह स्थायी सड़क कोष, इसके लिए स्थायी सड़क कोष बनाया गया है। जो 1% का जो सेस लगता है वो स्थायी सड़क कोष में जमा किया जाता है, ताकि सड़कों का विकास हो सके और उनका रख रखाव किया जा सके। फिर 2014 में गाइस राजस्थान राज्य राजमार्ग एक्ट भी आया था। क्षमतावर्धन कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु गाइस 2010 में आर्थिक मामलात विभाग के द्वारा, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, भारत सरकार के द्वारा जो जर्मन कंपनी है KfW जर्मन विकास बैंक की सहायता से नेशनल PPP कैपिटल बिल्डिंग प्रोग्राम राजस्थान में शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 2010 में किया गया था। तो ये अपन ने चर्चा की अपनी इकोनॉमी सर्वे के 10th लेक्चर के बारे में। अब अपना एक लेक्चर और बच रहा है, लेक्चर 11, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।